प्यारे बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है, जो कि हम वीडियो एक अपलोड कर चुके हैं। उसमें बताती हैं कि सिलेबस में कुछ कटौतियाँ हुई हैं, उनको देख लीजिएगा और उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। और तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें टोटल 15 चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर है आइए देख लेते हैं। संख्या पद्धति है, बहुपद है, निर्देशांक ज्यामिति है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, यूक्लिड का ज्यामिति परिचय है, रेखाएं हैं और त्रिभुज है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्विवृत्त हैं। ऐसे 15 चैप्टर हैं। सांख्यिकी, प्रायिकता। तो आप लोग के पास किताब तो होगी ही, ठीक है, और किताब नहीं है तो खरीद लीजिए, क्योंकि यहाँ एक्सरसाइज किए बिना गणित नहीं हो पाएगी, ठीक है। एक्सरसाइज जब तक करते रहेंगे तब तक प्रैक्टिस से आप लोग को गणित अच्छे से समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जो कि बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इसे जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जितनी भी संख्याएं यूज करते हैं उनका अलग अलग नाम है। बहुत सारी संख्याओं को बहुत सारी भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आसानी के लिए, जैसे इस अर्थ पे बोला जाए कि बहुत सारे जीव हैं, ठीक है। अब जीव को बहुत सारे भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते होंगे, पढ़ेंगे, या फिर मानव हो गए, जानवर हो गए, तो इन सब के अलग अलग नाम भी हो गए। अब जानवरों में भी बहुत सारे पार्ट हो गए। तो ऐसे ही संख्याओं में भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं, कैसे उसका अनुप्रयोग करते हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या ऑपरेशन करते हैं, मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, क्या नियम होते हैं, उनसे संबंधित हम सारी चीज़ पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो देखो, ये संख्या है और संख्या को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, ठीक है। हमको अभी बस इसी संख्या के बारे में हमको बस पता है, वास्तविक संख्या के बारे में। अभी इसके बारे में हमको पढ़ना भी नहीं है और आगे कक्षा में पढ़ना, हमको 11th से पढ़ेंगे काल्पनिक संख्याएं होती क्या हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो बोलना, बता देंगे उसको भी। तो अभी पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। देखो, जो वास्तव में होती हैं संख्याएं उन्हीं को बोलते हैं। एक शब्द में काल्पनिक संख्या को, जैसे मान लो -3 का वर्गमूल निकाल पाओगे क्या? नहीं आता है। कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसका वर्ग -3 हो, ठीक है। तो ये संख्याएं सब काल्पनिक कहलाती हैं, ठीक है। उसको छोड़ते हैं, हमको पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में और संख्या पद्धति के बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या होता है इसमें। तो वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, जो कि अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। और फिर परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक तो पूर्णांक और एक अपूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। और अपूर्णांक को फिर से 3 भागों में, इसमें धन पूर्णांक भी आता है और ऋण पूर्णांक भी आता है और शून्य भी आता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब को डिटेल से एक एक पढ़ते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं, ठीक है। तो एक एक का नाम लिखेंगे और परिभाषा नोट करेंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, आओ एक एक के बारे में जानते हैं क्या क्या होती हैं। हालांकि ये लोग जानते ही होंगे आप लोग। देखो, सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें गिना जा सके, ठीक है। हम कोई भी चीज़ गिनते हैं तो जो नंबर आता है, ठीक है, उसको हम प्राकृतिक संख्या ही बोलेंगे, ठीक है। 1, 2, 3 जो भी जिसको गिना जा सके। इसमें जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो कोई वस्तु होती नहीं है, ठीक है। तो ऐसी संख्या है जिन्हें गिना जा सके, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, ऐसे ही, ठीक है। और आगे है पूर्ण संख्या,
0 से अनंत तक के पूर्णांक जो भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इसमें 0 भी आ जाएगा, यानी प्राकृतिक संख्या में एक 0 ऐड कर दो तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, तो यानी इसमें आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, आगे कंटिन्यू। और आगे है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं क्या क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य को मिलाकर जो भी संख्याएं मिलती हैं वो उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, इसमें क्या आता है? इसमें पूर्णांक तो आता है या पूर्णांक सभी आते हैं, ऋणात्मक वाले भी, धनात्मक वाले भी। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें दशमलव वाले संख्याएं नहीं आ रही हैं। ठीक है, ना ही प्राकृतिक संख्या में और ना ही पूर्ण संख्या में और ना ही पूर्णांक संख्याएं में। ठीक है, तो दशमलव के लिए अलग व्यवस्था की गई है। ठीक है, उनके बारे में लिखवाते हैं, उनमें क्या क्या भाग है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे और देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं को n से निरूपित किया जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर जिसको बोला जाता है, और पूर्ण संख्याओं को w से निरूपित किया जाता है और पूर्णांक को z से निरूपित किया जाता है। ठीक है, जो कि आगे समुच्चय हम पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। अब आगे देखेंगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के बारे में। ठीक है, तो देखो परिमेय संख्या क्या है, परिभाषा देखते हैं। जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, और p और q क्या है? यहाँ पे p और q पूर्णांक है तथा q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उदाहरण में है 2, -3, -7/3। ठीक है, etc। तो इन सब को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q मतलब भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। 2/1 लिख सकते हैं ना, 2/1। ठीक है, ये हो गया भिन्न। ऐसे ही ये तो भिन्न में है ही, -7/3। इसमें p क्या है? -7 है, q क्या है? 3 है। ऐसे ही 0.3 है, इसको भी भिन्न में बदल सकते हैं ना। 0.3 को भिन्न में कैसे बदला जाता है? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके बटे 1 लिख सकते हैं ना, तो 3/10 हो जाता है। ये भी भिन्न में परिवर्तित हो गया ना। तो इन सब को जो भी संख्या तुमको अगर दी जाए, अगर उसको तुम भिन्न में परिवर्तित कर देते हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, समझ गया होगे। आगे है अपरिमेय संख्या, सेम उसका उल्टा। जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है तथा q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसे √3 है, इसको भी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। इसका मान निकालने पर कितना आता है? 1.732। वो ख़त्म ही नहीं होता, वर्गमूल निकाले होंगे क्लास 8 में। तो ऐसे ही 7 का वर्गमूल, ऐसे ही 5 का घनमूल, तो इन सब को हम भिन्नों के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें बोल रहा है एक q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 होना चाहिए? अगर 0 हो गया तो क्या होगा? देखो अगर 0 हो गया q तो क्या होगा? अगर मान लो 5/0 है तो इसका मान क्या होगा? इसका मान हमें पता ही नहीं है, अपरिभाषित है। ठीक है, तो जिस संख्या के बारे में हमको पता ही नहीं है तो हम बोल नहीं सकते कि वो अपरिमेय है या फिर परिमेय है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख दिए हैं q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए। देखो पाई को तो आप लोग देखे ही होंगे, मे बी मेंसुरेशन में मिला हो। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में तो पाई का मान भी पता होगा आप लोग को। क्या लिखते हैं? 22/7 लिखते हैं, 3.14 लिखते हैं ऐसे। तो पाई एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है? ठीक है, ये बताना है। तो ये क्वेश्चन है, पाई परिमेय संख्या है, हाँ या ना? ठीक है, तो इसको कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना सब लोग। जिसको भी जो आता है बताएगा, हम अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्यों है या फिर क्यों नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और सब लोग बताएंगे इसका आंसर। अब देखो 2 संख्याएं और हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं।
ये क्या होती हैं आइए जानते हैं। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक व खुद को छोड़कर कम से कम किसी एक संख्या से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या है, मतलब जैसे 12 है मान लो, तो 12 और 1 और 12 को छोड़कर, ठीक है, इसको छोड़ दो, अब किसी भी एक संख्या से कम किसी एक ही संख्या से अगर विभाजित हो जाती है तो वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, विभाजित हो जाना मतलब कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए अगर भाग दिया जाए। तो 1 और 12 छोड़ के कोई ऐसी संख्या है जिससे ये विभाजित हो रही है? हाँ, है ना, 2 है, 3 है, 4 है, बहुत सारे हैं। तो यानी 2 से अगर इसमें भाग दें तो 6 बार जाएगा, 3 से भाग दें 4 बार जाएगा, 4 से भाग दें तो 3 बार आएगा। ठीक है, तो ये 1 और 12 से छोड़ के बाकी बहुत सारी संख्याओं से कट जा रही हैं। तो हमको बहुत सारी से नहीं मतलब, अगर किसी एक ही से कट जाती है वो, तो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसे 10 है तो ये 1 और 10 से तो विभाजित है ही है, लेकिन हमको उसको छोड़ के 1 और खुद को छोड़कर कम से कम किसी एक संख्या से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 को छोड़ दो और 10 को छोड़ दो, और अब देखो 10 किससे विभाजित हो रहा है, 5 से। ठीक है, और 2 से भी, तो हो गया ये भाज्य संख्या। ऐसे ही 121 है तो 1 को छोड़ दो, 121 को छोड़ दो। ठीक है, बाकी कौन सी संख्या से विभाजित हो रहा है, ये 11 से। ठीक है, तो ये भाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ही अभाज्य संख्या क्या है, और देखते हैं इसकी परिभाषा। तो देखो, वे संख्याएं जो एक व खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे मान लो 11 है, ये किससे किससे विभाजित हो जाता है, 1 से या तो 11 से। ठीक है, ये बस 2 ही संख्याएं हैं जो 1 और खुद से, बाकी कोई और संख्या है ही नहीं जो इसको विभाजित कर पाए, मतलब कि जिससे भाग देने पे शेषफल 0 आ जाए। तो हम ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं, 13 है, 29 है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो देखो भाज्य और अभाज्य संख्या समझ गए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं